हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोमो के बारे में, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि सर इसके ऊपर में वीडियो बनाइए। ये जो रिएक्शन है हमारे अंदर में आ रहा है कि बेसिकली वी आर जस्ट गेटिंग मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट्स, जो अपने सेफ पॉकेट्स के अंदर में रखा था, कैश होल्ड करके रखा था। लेकिन अभी रैली हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमको समझ में आ रही है कि ग्राउंड रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है, मार्केट्स इरेशनली बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर में हम लोग इंक्लाइन हो रहे हैं, हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्केट्स के लिए एंड ऑल दैट। तो जो अभी मार्केट में अपराइज आपको देखने को मिला है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा डाल रहे हैं। वो जो है लोन का पैसा उठाकर भी डाल रहे हैं, अपने ओडी का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट के अंदर में पैसा डाल रहे हैं। एंड दे आर राइडिंग दिस रैली, ठीक है, उसको थोड़ा फॉरवर्ड लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली फोमो क्या होता है दोस्तों, इस इमोशनल रिएक्शन होता है। एंड दिस इमोशनल रिएक्शन जिसके अंदर में आप ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेस डिसिप्लिन वे में, यानी कि अब तक आप जिस तरह का डिसिप्लिन दिखा रहे थे, जैसे डिसिप्लिन के अंदर में मैंने एक पूरा पूरा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द इन्वेस्टिंग करके एक लाइव सेशन किया था, 1 घंटे तक चला था, जिसमें मैंने 5 बातें सबको बताई थी विद द एग्जाम्पल्स एंड ऑल। तो वहाँ पर एक SIP मोड होता है जिसके अंदर में आप लोग एक स्टॉक को चुनते हो, ठीक है, वैल्यू स्टॉक रहता है वो, एंड उसमें आप हर महीने या फिर हर क्वार्टर में एक निश्चित अमाउंट डालते हैं, राइट। एंड जब वो स्टॉक अच्छा है तो बेसिकली जब वो डाउन होता है तो उसमें आप डबल इंस्टॉलमेंट्स भी वहां पर डाल सकते हैं। एंड दिस इज अ डिसिप्लिन वे, ठीक है। अब देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ बातें रॉबर्ट कियोसाकी ने कही है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि आपको जो डिसीजंस लेने हैं, आपके 90% डिसीजंस होते हैं इमोशनल क्राइटेरियाज के ऊपर में, और 10% जो डिसीजंस रहते हैं वो रहते हैं रैशनल क्राइटेरिया के अंदर में। एंड व्हेन इट कम्स टू मनी, तो आपको 90% आप डिसीजन कर रहे थे इमोशंस के बेसिस पर अपनी लाइफ के अंदर में। व्हेन इट कम्स टू मनी, तो आपको 10% जो आप डिसीजन करते हो रैशनल बेसिस पर, तो आपको रैशनलिटी को जो है सामने रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। बिकॉज देखिए, अभी रैली है दैट डज नॉट मीन कि रैली हमेशा रहेगी, और अभी ये रैली है दैट डज नॉट मीन कि आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो और उसके बाद में वो अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिलने वाली नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप स्टॉक्स के अंदर में निवेश करते हैं तो आप एक प्लान बनाते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स, 5 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के अंदर में वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बेसिकली जो है कोई भी स्टॉक खरीदने के पीछे आपके पास 5 सॉलिड रीजंस होने चाहिए। इफ़ यू हैव दैट 5 सॉलिड रीजंस, देन ही आपको उस स्टॉक को अपने पास में रखना चाहिए। एंड इफ़ यू कैन कीप दैट स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, देन आपको जो है वो स्टॉक अपने पास में पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं तो इमीडिएटली उसको बेच देना चाहिए। जब मैं इनिशियली वीडियो बनाया था IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर में, एंड आई शुड शेयर विद यू दैट 40 रुपीज़ उसका रेट चल रहा था उस समय। एंड मैंने कुछ गलती कर दी थी उस वीडियो के अंदर में, पहले वीडियो के अंदर में, कि उसमें जो मिनिमम उसका जो प्राइस गया था वो कुछ नहीं गया था उतना, गलती से उसमें ग्राफ में जो है वो कोट गलत चला गया था। तो एक सब्सक्राइबर ने वीडियो में जो अच्छी बातें हैं उस पर फोकस नहीं किया, उसने नीचे कमेंट कर दिया कि कभी स्टॉक इतना नीचे गया नहीं, एंड ही वाज वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दैट कंपनी कि जो बैंक 80 85 वगैरह पे 80 85 पर गई थी, वो जब 40 पर आती है उससे नीचे और घसरती चली जाती है, तो भी वो बंदा इतना इमोशनली उसको जो है लेकर बैठा हुआ था कि उसको लग रहा था कि नहीं, दिस इज द थिंग, जो मैनेजमेंट शो कर रहा है वैसा का वैसा होगा सब कुछ एंड ऑल दैट। एंड वो जो स्टॉक है वो स्टॉक 20 रुपीज़ के नीचे गया, तब उसका Q4 का रिजल्ट आया, जहाँ वो पर वो 7 8 क्वार्टर्स के बाद में वो लोग प्रॉफिट लेकर आए। एंड आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी बैंक है, IDBI बैंक देख लीजिए आप, एंड कुछ और बैंक है जिन्होंने प्रॉफिट शो किया। एंड आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। ऑब्वियसली NPAs जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हुआ है, जहाँ पर लिक्विडिटी की वजह से ये होने वाला है कि सबके पास में पैसा आ जाएगा, पैसा फिर रोल होगा, ऐसी जगह पर पैसा जाएगा जो कंपनियां अच्छा नहीं कर रही थी, जो लोन में डिफॉल्ट कर चुकी थी, उनके डिफॉल्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो कंपनीज के अंदर में और प्रॉब्लम जाने की पूरी पूरी संभावना है आगे चल के भी। और यहाँ पर जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कैश फ्लोज की,
जहाँ पर हम बात करते थे हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप्स में जहाँ पे कैश बर्न होता था, वहाँ कैश फ्लो होता था, फिर कैश बर्न होता था बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स होता था। अब देखिए दोस्तों, जो स्टार्टअप्स नहीं है, जो एस्टेब्लिश बिजनेस है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कैश फ्लो हो रहा है एंड वहाँ पर कैश बर्न होने की पूरी पूरी संभावना है। इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है। और आप देखिए दोस्तों, हमारा कुछ जो केसेस हुआ है पिछले 1-1.5 साल से जो इकोनॉमी चल रही है, सो वी वेर इन द जनरल स्लो डाउन। आप टाटा मोटर्स की सेल्स से देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो वी आर इन द जनरल स्लो डाउन, और ये प्री कोविड पीरियड में भी आप देखेंगे, अक्टूबर का महीना आपको याद होगा पिछले साल का, जब निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद में मार्केट जो है वापस मूव होना शुरू हुआ था। एंड आप देखेंगे उसके बाद बढ़ते बढ़ते जनवरी तक मार्केट अपने हाई पर आ गया, 24 पीई पर आ गया। एंड उसके बाद कोविड का सिचुएशन हुआ, कोविड के सिचुएशन के बाद में मार्केट्स डाउन होने लग गया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इस फोमो के अंदर में हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को पैसे निकाल के मार्केट के अंदर में डालना चाहिए, सो आई जस्ट वांट टू हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्या आपके पास में एक सॉलिड प्लान है आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट योर वेल्थ, और हाउ डू यू प्लानिंग टू क्रिएट योर वेल्थ, ठीक है? या फिर अभी तक आप प्लान कर चुके हैं, तो किस तरह का प्लान कर चुके हैं? बेसिकली 3 तरीके हैं इन वेल्थ क्रिएट करने के, ठीक है। एक तरीका है जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस करके इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं ऑल, ठीक है। आज को खरीदा, आज को बेचा, राइट। ये आपकी जीवनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है एंड मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हालांकि। ओके, सो पहला ये तरीका हो सकता है, ठीक है, जहां पर यू हैव अ टीम, तो बहुत अच्छा हो सकता है डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑल। नंबर 2 तरीका हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर आप पोजीशंस लेते हैं एंड आप पोजीशन 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने तक की भी पोजीशन लेता है, कोई 2 महीने की पोजीशन लेता है, कोई 6-6 महीने की पोजीशन लेता है, जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग। देन उसके बाद में थर्ड होता है, जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां पर आप ऐसे बिजनेसेस को पकड़ते हैं जिसमें पोटेंशियल है कुछ ना कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो इसके अंदर में बहुत सारी कंपनीज आती है, तो आप बहुत ही इनिशियल लेवल पर जो है उसको बाय करते हैं, जब वहाँ पर कोई भी मार्केट के अंदर में किसी भी टाइप का ये नहीं सोच रहा था कि इस कंपनी में कुछ हो सकता है, बट यू टेक मैनी थिंग्स इनटू अकाउंट, लाइक आगे चल के इकोनॉमी कैसे बिहेव करने वाली है, या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस को जो है किस तरह का फायदा होगा, या फिर उसका मैनेजमेंट कैसा है। और ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीज़ें होती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। द नंबर 1 कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग कर लो, एंड नंबर 3 इन्वेस्टिंग कर लो। नाउ आई एम अ इन्वेस्टर। व्हाट अ इन्वेस्टर मीन्स, इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब अगर आप दूसरा वे देखें, स्विंग ट्रेडिंग वाला वे देखें, जहां पर आप लोग जो है किसी स्टॉक को जो है वैल्यू वाइज कंपेयर कर रहे थे कि आज सस्ता मिल रहा है, कुछ समय के बाद ये रिकवर हो जाएगा, तो इसको हम लोग मुनाफे में बेचेंगे। स्विंग ट्रेडिंग, इट इज नॉट इन्वेस्टिंग, प्लीज इसको ध्यान रखिए। वहां पर एक एलिमेंट है, मैं बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन का एक एलिमेंट है, वहां पर एक लक का एलिमेंट है, समझ में आया कि नहीं, और वहां पर एक एक्सपीरियंस का भी एलिमेंट है, ओके। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे इंडिया के अंदर में जो अपने आप को इन्वेस्टर्स मानते हैं, उसमें से अराउंड 80 to 90% लोग स्विंग ट्रेडर्स ही रहते हैं, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए जो है स्टॉक को लेते हैं, उसके बाद में बेच देते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर्स, वो बहुत ही अर्ली स्टेज पर जो है स्टॉक्स को ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो अनलिस्टेड स्टॉक्स हो सकता है उनकी कभी लिस्टिंग की बात ही नहीं हो, या फिर जो है वो किसी बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सो मेनी स्टफ, राइट। सो इन्वेस्टर एक बहुत ही नैरो कैटेगरी है, राइट। इट इज नॉट जस्ट कि हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में आ गए तो वी आर इन्वेस्टर्स। इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स ऑल्सो, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट ऑल्सो। तो इन्वेस्टर मतलब वेर ही इज पुटिंग इन टू द अपॉर्चुनिटीज, ओके। नाउ कमिंग टू माई पॉइंट, तो ये फोमो आपका अंदर में आ रहा है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा बॉस, कि इनमें से आप किस लेवल पर आते हो, ठीक है। तो वो जो लेवल है वो सही में आप लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में, अपने जो है डे टू डे एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। कि भैया सुबह को आज देखा हमने कि कोई स्टॉक बढ़े जा रहा है, तो हमने जो है आज इंट्राडे कर दिया। नेक्स्ट दिन हमको लगता है कि सो एंड सो फलाना स्टॉक जो है नीचे आ गया, तो हमने सोचा कि 1-2 हफ्ते में, 1 महीने में रिकवर हो जाएगा, तो स्विंग ट्रेडिंग कर ली। फिर हमको लगता है कि किसी बंदे ने कहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये बहुत ही कम आ गया है, इसका जो है पेनी स्टॉक बन गया है, लेकिन फंडामेंटल देखो काफ़ी अच्छे है, आगे इकोनॉमी में अगर इम्प्रूवमेंट आएगा
तो हमें इसको लेना चाहिए, तो इसलिए हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर दी। व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, तो आपके अंदर में जो फोमो वाला रिएक्शन है ना, जो फोमो आ रहा है, ठीक है, वो नेचुरल चीज़ है, वो तो आएगी ही, क्योंकि आप देख रहे हो कि बाकी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर मिसिंग समथिंग एंड यू थिंकिंग जब पार्टी ओवर हो जाएगी तब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वहाँ जाने की, ठीक है। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर हो वो एक पक्का कर लो, लिख लो अपनी डायरी पर कि मैं इस तरह का इन्वेस्टर हूँ। नंबर 2, अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हो तो आपके पास में वो रिटर्न स्ट्रैटेजी है क्या, आपके रूल्स क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आपका रूल क्या है, सिस्टम क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपके पास में लिखी है कि नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन विच यू बाय द स्टॉक्स। आपकी कोई क्राइटेरिया ही नहीं है स्टॉक बाय करने की, आप जो है हर जगह जो है पहुंच जाते हैं बस पार्टी इंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है हर जगह जब पार्टी इंजॉय करने के लिए पहुंच जाते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि आपको उस पार्टी में कोई ना कोई बंदा आइडेंटिफाई कर लेता है और वो आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, आप यहाँ पे कैसे आ गए, या फिर वो आपसे ये पूछता है कि बॉस आप लड़की वालों की तरफ से हो कि लड़के वालों की तरफ से हो, आप इंट्रा ट्रेडर हो कि आप स्विंग ट्रेडर हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो एंड ऑल दैट, ठीक है। सो बेसिकली ये फोमो तब होता है, मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू आर फॉलोइंग अ सॉलिड प्लान। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, आप इंट्राडे भी कर लेते हो, स्विंग भी कर लेते हो, लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हो, तो फोमो का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर, वो फोमो नहीं है आपके अंदर में फिर किसी भी तरह का। फिर तो आप जिस तरह से मार्केट चल रहा है उस तरह से जाइए, जो मार्केट ऊपर जाएगा मे बी आप कहीं पर अटक जाएंगे, उसके बाद में जो है कुछ समय के लिए परेशान हो जाएंगे, जब एक सर्कल शुरू होगा इकोनॉमिक डाउन टर्न का, दैन उसके बाद में आपको लगेगा फंस गए, अभी हम जो है लॉस पे पैसा निकाल लेते हैं, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह के जो है इन्वेस्टर है, आप अटैक करने वाले इन्वेस्टर हैं, या आप फुटबॉल की फील्ड में जाते हैं तो देखें ना, अटैकर्स होते हैं, डिफेंसर्स होते हैं, गोल कीपर होता है, लेकिन हमको लगा कि हम लोग जीत रहे हैं और गोल कीपर भी जो है अटैकर बन गया, तो ऐसे केस के अंदर में नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। नाउ अब कमिंग टू द फोमो रिएक्शन जो आपके अंदर में आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार मैं तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं 5-10 साल की सोचता हूँ, लेकिन अभी जो है क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है, कुछ समय के लिए मार्केट बढ़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑल दैट। सबसे पहले यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू हैव द अवेयरनेस, ठीक है। एक आपको जो है आपके प्लान को रीविजिट करना है और देखना है कि उसमें जो प्रिंसिपल, स्ट्रैटेजीज, रूल्स, सिस्टम्स आपने बनाए थे वो आज भी सही है कि नहीं है, आपको उसके ऊपर में भरोसा है कि नहीं है, राइट। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि पीपल फेल बट सिस्टम्स डू नॉट फेल, तो आपका सिस्टम रोबूस्ट है कि नहीं, आपकी सिस्टम के द्वारा आपको जो है इनपुट्स कैसे मिल रहे हैं, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कैसा है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, आगे बिजनेस का सिनेरियो कैसे हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी हो सकती है, रीजन वाइज कैसा है, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी किस तरह की एडवर्टिजमेंट कर रही है, ये सभी चीज़ें जो है आपको सिस्टम से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर वो मिल रही है तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपने जो स्टॉक चुना है, जो कंपनी आपने चुनी है, वो एक सही डायरेक्शन में चल रही है। सो यू नीड नॉट वरी, भले ही उसका शेयर मार्केट प्राइस अप या नीचे, ऊपर या नीचे जा रहा हो, राइट। सो मार्केट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, मार्केट्स कभी भी करेक्ट नहीं होते हैं। ये बहुत थ्योरी चलाई जाती है कि भैया मार्केट्स हर चीज को डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट इज अ किंग, ऐसा माना जाता है। गाइस, अगर कोई चीज आपको महंगी मिल रही है तो वाई वुड यू बाय, आप ये बोलोगे कि सर मार्केट इज द किंग, ठीक है, इसीलिए मैं बाय कर लेता हूँ। आप बोलोगे कि भैया प्राइस इज द किंग, इसीलिए मैं बाय कर लेता हूँ। बॉस ऐसा होगा ना तो ये दुनिया जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बिकॉज आप देखिए कि एप्पल अगर महंगा है, अगर 1 लाख रुपए का एप्पल का हैंडसेट आता है, और अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राइट, एंड वो मुझे जो है वो सेम चीज़ 10,000 रुपये में किसी दूसरे सेट से करने को मिलती है, तो मैं उसको कॉस्ट को सेव करना चाहूँगा। और खासकर अगर मेरी कैपिटल सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए है और मोबाइल के बगैर मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो मैं एप्पल बाय नहीं करूँगा। सो इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द अदर थिंग्स, राइट। सो मार्केट इज ऑलवेज रिलेटिव। मार्केट कैसा है, मार्केट कभी भी करेक्ट नहीं होता है, ये मैंने नहीं कहा है, ये वॉरेन बफेट कहते हैं, राइट। तो मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस हमेशा करेक्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। या तो वो महंगा मिलेगा या फिर आपको सस्ता मिलेगा, दो ही चीज़ें हो सकती है। लेकिन एग्जैक्टली उस कंपनी का वैल्यू आज 300 का है तो उसका स्टॉक भी 300 का ही मिल रहा है, ऐसा होना बहुत ही रेयर होता है। एंड मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। अगर मार्केट आप बोले हैं ये पूरी चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है, या फिर हम लोग कहें कि वो पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है, तो आज सब लोग रिच होते थे।
एंड एक और बात जो है कही गई है कि मार्केट हमेशा एंटीसिपेशन में चलता है, एंड आई शुड टेल यू दैट एंटीसिपेशन फेल हो सकती है, ठीक है। तो कभी मार्केट को लगता है कि सब कुछ बराबर चल रहा है, तो कभी लगता है कि प्रॉब्लम जा सकती है, तो ऐसे केस में ऊपर नीचे हो सकता है। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ 2017, जहाँ पे मार्केट धड़ धड़ा के ऊपर बढ़ रहे थे, एंड उस समय स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, सब कुछ एकदम शानदार दिख रहा था। एंड 2018 से होना क्या शुरू हुआ, ये जो मिड कैप स्मॉल कैप की पूरी रैली है पूरी की पूरी खत्म हो गई। आपके कुछ स्टॉक्स हैं, मैं आपको गिना सकता हूँ दो चार स्टॉक्स ऐसे, ट्राइडेंट ले लीजिए या फिर रेन एनर्जीज ले लीजिए, आप लोग कैसे धड़ धड़ा के जो है शेयर्स उसके बढ़ रहे जा रहे थे और सब लोग उसको बाय करते जा रहे थे। आई आई गुड नो कि सिंटेक्स वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जो बड़ा बढ़े जा रहा था बढ़े जा रहा था, लोग उसको लेके चले जा रहे थे। अभी की बात करते हैं ग्लैन मार्क, एक न्यूज़ आ गई, इसका शेयर जो है 100% बढ़ गया, एंड यू सी उसके बाद में जो है नीचे गिरना शुरू हो गया है। सो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखने का है कि फोमो जब आपको आ रहा है, ठीक है, तो आपको बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। यू शुड बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज द राइट थिंग, ठीक है। एंड व्हेन यू आर फॉलोइंग सम राइट थिंग, तो ये फोमो वाली चीजें आएगी ही। आपने को कैश होल्ड करके रखिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ होल्डिंग दैट कैश, 32% 40% तक कई लोगों ने कैश होल्ड करके रखी है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने तो मतलब 80% अपना माल बेचकर जो है अपने पास में कैश रखी है, ठीक है। सेन व्हाट इफ आपको गेन्स नहीं हो रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आगे भी गेन नहीं होगा क्या, ठीक है। उसके बाद में ये सभी भावनाएं जो है आपके दिमाग के अंदर में आ रही है, तो आपको ये आपके सिस्टम को रिविजिट करना है, अपने प्लान को रिविजिट करना है। एंड आई शुड टेल यू गाइस, आपका प्लान सिर्फ आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, कोई भी बड़ा प्रोफेशनल नहीं बना सकता, सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू कैन टेक, तो वो सिर्फ आपको ही पता है। आपने ही सबसे ज़्यादा अपने साथ में टाइम बिताया है। सो नोबडी कैन एल्स कैन डिसाइड फॉर यू, नोबडी इज प्लानिंग फॉर यू। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी आप लोगों के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, 5% कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो फोमो का जो बेसिक लॉजिक यही है, और मैं इसको लॉजिक भी नहीं करूंगा, इसको इल लॉजिक ये कहूंगा कि आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग। आपको जो है बाद में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो स्टॉक को जो है बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जो है लेकर आया हूँ। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, जो वो 80s के लेवल पर चला करता था। उस समय में मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि बाय कर लो इसको, ये तो बहुत बढ़िया है, रिटेल बैंक बना देंगे वैद्यनाथन जी। एंड मैंने उसके बाद में जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, तब मैंने दिसंबर में उसके ऊपर में वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने उसको 2 से 3 क्वार्टर्स जो है रुकने के लिए बोला था। एंड उसके बाद में आप देखेंगे वो 80 कहाँ था उसका स्टॉक, उसके बाद 40 आया, 40 का 20 गया, और बीच में 17-18 पर भी आ गया। एंड 17-18 पर भी जब आया तो Q4 FY21 जो Q4 FY20 का जो रिजल्ट आया, उसके बाद में मैंने उस एनालिसिस करने के बाद में आखिरी में ये बोला कि जब जनवरी 2021 आएगा तब मैं स्टॉक को जो है बाय करूंगा, ठीक है। मेरे पास में रीजन है उसके पीछे कि वो लोग 7% के हिसाब से सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उसका कासा बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देयर स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड, देयर स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, कासा इज इम्प्रूविंग, उनके डिपॉजिट बेस जो रिटेल डिपॉजिट बेस है वो बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो लोग कंज्यूमर फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है। लेकिन कोविड इम्पैक्ट की वजह से देखिए, वो जो बिजनेस था कंज्यूमर फाइनेंस वाला, जहाँ पे थोड़ी बहुत अनसिक्योर लैंडिंग भी वो लोग करते हैं, वो बिजनेस अच्छी तरह से अफेक्ट होगा, उनकी वजह से डायरेक्टली इनके जो है प्रॉफिट्स अफेक्ट होंगे। सेकेंड चीज़, बैंकिंग स्पेस में मैंने एक और स्टॉक के बारे में बताया था, आईडीबीआई बैंक, जो कि 13 क्वार्टर्स के बाद में प्रॉफिट में आई थी। अब देखिए दोस्तों, आईडीबीआई की हम लोग बात करें तो वो 17 रुपये का स्टॉक पहुंच गया था, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कंपेयर करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 17 रुपये पर पहुंच गया था। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका लोन पोर्टफोलियो था 1 लाख करोड़ रुपए का, और आईडीबीआई बैंक का लोन पोर्टफोलियो 2 लाख करोड़ रुपए का था। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आईडीएफसी बैंक को जो है अभी कंसीडर मत करो, आईडीबीआई बैंक को अभी कंसीडर करो। एंड आईडीबीआई बैंक जो है वो 34-35 रुपये पहुंच गया, 100% जो है ऊपर बढ़ गया विद इन फ्यू टाइम, विद इन फ्यू डेज एंड ऑल दैट। उसमें सर्किट्स भी लगने लग गए थे। तो उसके पीछे रीजंस थे मेरे पास में, बिकॉज आईडीएफसी बैंक जो अपने आप को रिवैम्प कर रही है, एक कॉर्पोरेट लोन्स के से जो है वो लोग रिटेल लोन्स पे जा रहे हैं। एंड आईडीबीआई बैंक के अंदर में आप देखेंगे कि कासा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था। दे वर इम्प्रूविंग देयर बिजनेस टैक्टिक्स, they were using the network of LIC, the largest investor in India. So दोनों के जो है चीज़ें अलग अलग है। हाँ,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में आ गई, आईडीबीआई बैंक की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी मेरे को ज़्यादा बेटर जो है आईडीबीआई बैंक लगी थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उस समय के हिसाब से, तो मैंने इन्वेस्टर्स को उसके बारे में कहा था। अब देखिए उसमें जो 100% अपराइज हो गया था, उसके बाद भी वो वैल्यू बाइंग लगती है मुझे, उसके बाद भी मुझे वैल्यू बाइंग लगती है। लेकिन अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जितनी बातें कही जा रही है, मुझे इतना जो है एनकरेजिंग वो नहीं लगता है। और मैं जनवरी 2021 में इसीलिए जो है देखूंगा, तब मैं देखूंगा कि इस पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स आई है उससे बैंक ने किस तरह से डील किया है। तब भी वो प्राइस जो है 40-45 रुपए से ऊपर जाने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डर बेस काफ़ी बड़ा है, नंबर ऑफ द शेयर्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट होने भी वाला है, तो कई लोगों में बढ़ जाएगा। सो आई वुड जस्ट से कि बॉस वहाँ पर मैं देखूंगा कि ये बैंक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी उसका रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है नहीं। एंड वहाँ पर भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस बैंक को बाय करने की, इफ़ अगर मैं 10 साल के हिसाब से देख रहा हूँ, और 10 साल के हिसाब से देख रहा हूँ तो एटलीस्ट आई विल से कि 10 टाइम्स तो उसका स्टॉक रेट बढ़ना चाहिए। देन बंधन बैंक की बात करते हैं। बंधन बैंक के बारे में मैं शुरू से ही पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैंने ईयर 2020 के अंदर में उसको अवॉइड करने के लिए एक वीडियो बनाया था। उसके पीछे मेरे पास में बहुत सारे रीजंस थे। एंड बेसिकली दोस्तों प्री कोविड वाले वो रीज़न थे। प्री कोविड की सिचुएशन बाद में आने के बाद में वो शेयर 150 रुपये पर गया, एंड उसके बाद में वो अप मूव होना शुरू हुआ। तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या वो नीचे जा सकता है, 100 रुपये के नीचे जा सकता है। तो मैंने 100 रुपये के नीचे वाली बात को पूरी तरह से नकार दिया था, और 150 रुपीज़ को मैंने एक आशा जताई थी कि वहाँ पर वो स्टॉक जा सकता है। हालांकि वो वापस 150 पर नहीं आया, लेकिन मैंने साफ साफ बोला था कि बंधन बैंक इज़ अ वेरी गुड बैंक। ठीक है, आप लोग उसके क्वालिटी पर डाउट नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छी बैंक है। और यहाँ पर अगर आप 400 के लेवल पर भी है तो वहाँ पर ही आपको घबराना नहीं चाहिए। ये मेरा जो है व्यू था उसके अंदर में। एंड वो जो है व्यू अभी दिख रहा है, वो मार्केट जिस तरह से बंधन बैंक को रिवॉर्ड कर रहा है, जिस तरह की तेज़ी उसने दिखाई है, उसके चलते मुझे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस समय महसूस हो रहा है कि हमने जिस तरह की स्टडी की थी वो काफ़ी अच्छी निकली। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बहुत सीधे सीधे समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, आपने 12,000 पे जो है कुछ ना कुछ पैसे डाले होंगे, आपकी एसआईपी के हिसाब से, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आपकी रूल्स के हिसाब से। और जब आप 7,500 पे मार्केट दिख रहा होगा, तो जब आपने जो वैल्यू स्टॉक्स 12,000 रुपये पर, 12,000 जब मार्केट पहुंचा गया था उस समय आपने चुने थे, तो वही वैल्यू स्टॉक्स को जो है आपने रिविजिट किया होगा, आपकी रूल्स देखे होंगे, क्यों आप उस स्टॉक को जो है लेकर बैठे हैं, आप उसके अंदर में वापस पैसे डाले होंगे डेफिनेटली। तो ऐसे केस के अंदर में 50% आपका जो लॉस दिख रहा होगा आपका पोर्टफोलियो के अंदर में, वो रिकवर हो गया होगा, अगर आप लोग जो है डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है, कि भैया मार्केट गिर रहा है और हम लोग पैसे नहीं डालते, हम इंतजार करेंगे और जो है जब गिरेगा 6,000 जाएगा, 4,000 जाएगा, 2,000 कुछ तो बोलते हैं, मार्केट भी बंद हो जाएगा, तो तब हम लोग करेंगे एंड ऑल दैट, तो दुनिया भर की चीज़ है। तो आपको मैं कहूँगा कि इफ़ यू हैव चूजन सम वैल्यू स्टॉक, देन कीप बाइंग इट, कीप डिसाइडिंग द लेवल्स कि मैं इस लेवल के नीचे मैं इसको जरूर लूँगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस गाइस। बजाज फाइनेंस के केस में मैंने बोला था अपने सब्सक्राइबर्स को 2,000 के नीचे आता है ले लो। एक बंदी आई और बंदी ने जो है मस्त से उसमें कमेंट किया कि 1,200 रुपये तक जाएगा, एक अकाउंटेंट बिजनेस चेंजेस को नहीं समझ सकता, ठीक है। एंड मैंने उसको बहुत बड़ा भाषण दिया कि मैं अकाउंटेंट हूँ ही नहीं, बेसिकली मैं अकाउंटिंग करता ही नहीं हूँ, एंड ये टैक्स ऑडिट वगैरह वाली चीज़ें करता ही नहीं हूँ। एंड बीन इनटू द बिजनेस फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से जो है बिजनेस के अंदर में हूँ। मैं सीए के ऑफिस में 2-4 बार बस गया हूँ, तो बैंक ऑडिट वगैरह करने गया हूँ। एंड आई नो फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज क्लोजली, मैं उसको देखते आ रहा हूँ। और मैंने इसमें कहा था कि जब वो अराउंड 1700-1800 पहुंचा था, तो मैंने उसमें एक एक कमेंट डाला था वीडियो के अंदर में, कहा था कि बॉस यहाँ से बहुत कम चांसेस है इसके नीचे जाने की, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है। तब एक बंदा था, उसने वहाँ पे नीचे कमेंट किया था कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 10% से नीचे नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक अकेले इंसान है जो ऐसा बोल रहे हैं कि बजाज फाइनेंस 10% के नीचे नहीं जाएगा, एंड ऐसा हुआ भी। एंड उसके नीचे वो गया नहीं। एंड उसके बाद में बढ़ते बढ़ते अभी मैं देख रहा था कि वो 2700-2800 पर बजाज फाइनेंस का रेट पहुंच गया है। और आप देखिए कि बजाज फाइनेंस के केस में लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए का उनका लोन पोर्टफोलियो है। उसके बाद में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल लोन पोर्टफोलियो है, उनके पास में नेटवर्क बहुत अच्छा है। एंड उसके अंदर में जो उनकी हाउसिंग मॉर्गेज है वो 30% है।
सो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है बॉस, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसको जो है 800-900 पर आएगी, 1000 रुपये पर आएगी, और आएगी भी और उसका वैल्यू इन्वेस्टिंग बनता है वहाँ पर, तो डिसिप्लिन तरीके से आपको उसके अंदर में एक इंस्टॉलमेंट डालना है। मैंने हमने इसके बारे में उज्जीवन के बारे में बात किया था, तो उज्जीवन के केस में हमने यही कहा था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग है, कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी अच्छा है। रिलायंस के बारे में जब 850 900 पर था, तो हमने इसके लिए दो दो वीडियोस बनाए थे फेसबुक की न्यूज़ के बाद में, बिकॉज वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि रिलायंस विल डू वेरी गुड। एंड देखिए दोस्तों, आपके सामने रिजल्ट्स है, रिलायंस 1700 के पार पहुंच गया, 1800 पर भी पहुंचने वाला है। वोडाफोन के बारे में हमने जो है एक स्पेकुलेटिव स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो बनाया था, 3-4 रुपए पर था, वो 12 रुपए पर पहुंचा। 12 रुपए में फिर मैंने लाइव एक चैट किया था, लाइव एक सेशन किया था, उसमें मैंने बोला था कि इसको बेच दो। कैपलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कैपलिंग पॉइंट जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद में गिरने लग गया, लेकिन उसके बाद में बढ़ते बढ़ते कई लोगों ने उसके अंदर में पैसे कमाए। देन उसके बाद में there are so many things that we have come out with the video and all that. So basically दोस्तों, फोमो आ रहा है बिकॉज मार्केट रैली कर रहा है, और ऐसे केस के अंदर में आपको लग रहा होगा कि हम लोग जो है पैसे उठा के डालें उसके अंदर में। सो आई वुड से गाइज, प्लीज स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, स्टिक टू योर रूल्स एंड ऑल दैट। आप देख रहे हैं मार्केट का सिर्फ एक ही जस्टिफिएबल रीजन दिख रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है, दैट इज लिक्विडिटी। इसके अलावा दूसरे जितने भी रीजंस है वो इतने रिसाउंडिंग रीजंस नहीं है, इतने वाइबल रीजंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक लिक्विडिटी दिख रहा है। और जब तक यूएस मार्केट की हम लोग बात करेंगे, तो यूएस मार्केट बढ़ा जा रहा है, वो टॉप पर पहुंच गया। वो लोग जिस तरह की लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर चुके हैं, या फिर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है एंड ऑल दैट, वो लोग अपने मार्केट को डाउन होने नहीं देंगे, और हमको यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना है। इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग देन वी शुड हैव द रूल्स फॉर इन्वेस्टिंग। वी शुड नॉट बी डूइंग लाइक ग्लैंडमार्क में एक छोटी सी न्यूज़ आ गई, जहाँ पर कोविड का जो है एक टैबलेट निकल गया, एंड उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे लोग जो है उसको बाय करने लग गए, शेयर को धड़ाधड़ 550 रुपये पर पहुँचा दिया, एंड उसके बाद में अभी वापस गिरना शुरू हो गया है। इस तरह का जो है हमको रिएक्टरी नहीं होना चाहिए। सो इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको लगता है यहाँ पर न्यूज़ आ गई, वो स्टॉक जो है बढ़ने लग गया, ट्रेंड के हिसाब से उसको बाय कर लो। इफ़ यू तो यू डिसाइड करो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको यहाँ पर वहाँ पर जो है भागना है, तो आप भागोगे ही, राइट। उसके लिए आपको जो है दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको चार्ट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, यू हैव टू डू मच मोर स्टडी, ठीक है। सिंपल आप इंट्रा ट्रेडर से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे बोरिंग काम है, उसके अंदर में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू रीड लॉट मैनी बुक्स, यू हैव टू रीड अबाउट इकोनॉमिक्स, एंड आपको जो है रीड करते जाना है, सुनते जाना है, खबरों को ऑब्जर्व करते जाना है, बैठना है शांति से, एंड एकदम बहुत ही सन्नाटे वाले माहौल के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना है सोच समझ के। सो आई गेस गाइस, आपके अंदर में जो फोमो हो रहा होगा, वो फोमो थोड़ा निकला होगा इस वीडियो से। एंड आपके क्या विचार है इस वीडियो के रिस्पेक्ट में, जो भी मैंने बातें कही वो नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे गाइस।